थे अपनी एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज में। चलते हैं अपनी नई सीरीज की तरफ और देखते हैं कितना कठिन पेपर आता है जिसको सॉल्व करना इतना मुश्किल हो जाता है कि हमें लगता है कि मैथ जरा कितनी टफ दी गई थी और सॉल्व कराए नहीं की गई। देखते हैं कितनी कठिन आती है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया सिंप्लीफिकेशन से, और सिंप्लीफिकेशन के लिए एक बात हम लोग जानते हैं कि हमें वॉट मास का यूज करना ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम वॉट मास का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि सारी की सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। कैसे? एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा वॉट मास की कितनी वैल्यू है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं, सिंपल है बिल्कुल, और इसी को देखते हैं कि वॉट मास इस पर कैसे अप्लाई होता है, या वॉट मास को अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो किस तरह से हमारे सारे के सारे आंसर्स बदल जाते हैं। अगर आप वॉट मास को अप्लाई ना करें, जनरली शुरू से शुरू कर दें अगर केवल और केवल, तो हमें दिख रहा है 8 8 16, और उसके बाद डिवाइड बाई 8, दैट मीन्स 2। यही होना चाहिए आंसर। लेकिन एक्चुअली अगर आप वॉट मास को अप्लाई करेंगे तो वॉट मास कहता है पहले डिवाइड और उसके बाद एडिशन। अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो देखिए 8/8, दैट मीन्स आंसर होना चाहिए था 9। तो इसलिए वॉट मास को आप समझ लीजिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट वॉट मास जब भी सिंप्लीफिकेशन कंडीशन है सीधे सीधे सॉल्व करना बिल्कुल शुरू मत कर देना। जब तक आपको वॉट मास का अप्लाई नहीं करेंगे आंसर भी सही नहीं आएंगे। तो देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है, शुरू करते हैं। यहीं से स्टार्ट कर दो। 7 दूनी 14, 6 20/7। ये पहले ब्रैकेट में है और ये दूसरे ब्रैकेट में 20/7। इसके बाद ऑफ, तो इनटू हम जानते हैं ऑफ का मतलब क्या है, इनटू 20 और 1 21/5। डिवाइड बाई, अगर इस डिवाइड को हम लोग खोल दें या इनटू में बदल दें तो इसको हम लोग 3/2 कह सकते हैं। कोई दिक्कत? हमें नहीं लग रहा है यहां तक कोई दिक्कत है। कंडीशन अगली आपको दी गई 45 और 1 46/9। इसके बाद फिर से डिवाइड है और कंडीशन आगे की देख लेते हैं कि क्या बन रही है। 3/4 सीधा सीधा दिया गया, यहां की कंडीशन को यहां लिखते चल रहे हैं, इनटू 6 2 8/3 इनटू 1/2 और 1/4 का डिवाइड है तो आप कह सकते हैं इनटू 4। यही कंडीशन थी। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 3 बार कटता हुआ दिख रहा है, ये 2 बार कटता हुआ यहां पर हमें दिख रहा है। यहीं पे पूरी कंडीशन को देख लें तो 9 दूनी 18 गुणे 46/9 डिवाइड बाई। सॉल्व कर लेते हैं इसको। इससे ये कटता हुआ सीधा सीधा दिख रहा है, इससे ये कटता हुआ दिख रहा है। बची कितनी वैल्यू? 4 गुणे 1 मतलब 4। यहां से ये चीज सॉल्व होती हुई दिख रही है। डिवाइड है, फिर से इनटू में, या तो आप 4 का सीधे भाग दे दो, क्या इनटू करना। तो अगर आप 4 का भाग दे देते हैं तो वैल्यू कितनी बच रही है? 23। मीन्स भाई 2 इसका कट जाएगा, 23 दूनी 46, 2 इसका, तो 4 से 4 पूरा कैंसिल और आंसर बन जाएगा कितना? 23। दैट मीन्स हम लोगों का डी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो जब भी कंडीशन है आप ध्यान दें कि अगर वॉट मास से कंडीशन रिलेटेड मिल रही है तो वॉट मास आपको यूज करना ही होगा, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएंगे। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम आपको दिखा चुके हैं 8 + 8 डिवाइड बाई 8 से। वही कंडीशंस में और वहीं पर आप एक और वॉट मास का उसमें देख सकते हैं, जैसे 8 + 8 डिवाइड बाई 9। हम लोगों ने जब वॉट मास से वो इस पे अप्लाई किया था, डिवाइड बाई 8 था। जब वॉट मास इस पे हम लोगों ने अप्लाई किया था तो ये क्या बन गया था? 8 में 8 का भाग दिया था 1, 8 और 1
नो। इसी में अगर बॉड मास का थोड़ा सा और चेंज कर दो, मान लो फ्रैक्शन और लगा दो, अब कंडीशन देखो तो 8 8 16, क्योंकि ब्रैकेट पहले सोल्व करना है, और ब्रैकेट जब पहले सोल्व करना है तो 16/8 का मतलब 2, तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो इसलिए जब भी कंडीशन आपको मिलती है सिंप्लीफिकेशन की, तो विदाउट बॉड मास हमें सॉल्व नहीं करना है। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। कहा गया हमसे एक पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकता है। दो पाइप दिए गए ए और बी, ए 12 घंटे में भर सकता है और बी 15 घंटे में भर सकता है। नेक्स्ट कंडीशन दी गई जबकि एक तीसरा पाइप इसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। सी के बारे में कंडीशन दी गई खाली कर सकता है, तो खाली की वजह से हमने सी लगा दिया। यहां से हमें यह पता चल गया कि यह पाइप खाली करेगा। ये कितना है 24। तीनों का एलसीएम ले सकते हैं 120। एलसीएम क्यों लेते हैं ये आप सबको पहले से ही मालूम है कि हम अपनी तरफ से क्वेश्चन को फ्रेम कर देते हैं कि ए 12 घंटे में 120 लीटर भर सकता है, बी 15 घंटे में 120 लीटर भर सकता है और सी 24 घंटे में 120 लीटर खाली कर सकता है, क्योंकि सी हमारा खाली करने वाला पाइप है। अगर हम लोग 1 घंटे की बात कर दें, ये कितना खाली करेगा? खाली क्या, ए तो भरने वाला है तो ये 10 लीटर भरेगा, बी 8 लीटर भरेगा, सी 5 लीटर खाली करेगा। अब कंडीशन पे आगे चलते हैं। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? और ध्यान दीजिए घंटे में और निकटतम मिनट में। निकटतम मिनट का मतलब है कि यह बात इन्होंने साफ कर दी है कि यह पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। देख के चलते हैं, जब हम तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये दोनों तो भरने का काम करेंगे और साथ ही साथ ये वाला पाइप खाली करने का काम कर देगा। तो 18 - 5 मीन्स 13। 1 घंटे में जो इनकी इफिशियंसी, एक दिन में, 1 घंटे में, 1 घंटे में जो इनकी इफिशियंसी निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है? 13। तो 120 को भरने में कितना समय लगेगा? 120 / 30। अब ध्यान दीजिए कि हमें एक चीज तो दिख रही है कि 13 9 जा 117 कि 9 घंटे तो पूरे पूरे लगेंगे, ये तो परफेक्ट लगेंगे। अब उसमें क्या है कि इन्होंने चारों ऑप्शन 9 घंटे में दे दिए, तो हमें आगे भी सॉल्व करना है। 117 मतलब कितना बचा? 3/13 घंटे और बचे। इसको मिनट में बदलिए क्योंकि इन्होंने मिनट में भी मांगा है, इनटू 60 कर दीजिए, कर दीजिए। 4 बार गया 52, बचा कितना? 8। अब यहीं से एक बात को समझिए कि अगर हमारा यहां से काम हो जाता है केवल इस पे, तब तो हमें आगे करने की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहां पर काम नहीं हो रहा तो आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों? अगर आपने यहां देखा 3 चौको 12 बन रहा है, अधूरी कैलकुलेशन क्यों नहीं छोड़ना, उसका रीजन बता रहे हैं। आपने देखा 4 तिया 12 बन रहा, यहां पे एक 12 का भी ऑप्शन दिया गया और आप इसको तुरंत मार्क भी कर देंगे। एक 13 का भी ऑप्शन दिया गया है, एक 14 का भी दिया गया है। तो सारे के सारे ऑप्शन हमें बहुत ज्यादा पास पास दे दिए गए और ऐसी कंडीशन में यह बात तो तय है कि हमें कैलकुलेशन आगे भी करनी पड़ेगी। 52, 8 बचा, 13 78, 2 तक काम हो जाएगा। कैसे? 3 6 18, 1 बचा, 12 और 1 13, तो 13.8 यानी अप्रोक्सीमेट 14। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 9 घंटा 14 मिनट। मींस डी वाला हमारा आंसर होगा। चूंकि परफेक्शन लाने के लिए सारे के सारे इन्होंने नियर अबाउट दे दिए थे, ऐसी वजह से हमें आगे भी कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो सीधा सीधा हमारा आंसर कितना बनता हुआ हमें दिख रहा है? 9 घंटे 14 मिनट। देखते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कंडीशन को क्या दी गई। एक छात्र 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, आंशिक रूप से पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है।
पैदल तय की गई दूरी और साइकिल से तय की गई दूरी का अनुपात क्या है? क्वेश्चन आपने पढ़ा और इस बात पर कंफ्यूज हो गए कि क्या करें क्या ना करें, क्या ट्रिक लगाएं, कुछ भी समझ में ना आए जब, तो एक बात तो सबको समझ में आती है, पैदल साइकिल और साइकिल पर शेष। मान लेते हैं कि वो पैदल चल रहा था x किलोमीटर, तो साइकिल से 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल दूरी उसने दे दी है 30 किलोमीटर की, हो जाएगा। अब सिंपल x अपॉन 4 प्लस 30 माइनस एक्स अपॉन 12, क्योंकि साइकिल से हमें दिया गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा? समय। दूरी बटे चाल समय, यानी टोटल टाइम आपको दे दिया गया और टोटल टाइम यहां पर भी गिवन किया गया 3 घंटे का है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। बस इसी को सोल्व कर दो, देखो आंसर आता है कि नहीं। देखते हैं कितना टफ था। एलसीएम लेंगे 12, 3x प्लस 30 माइनस एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू 3 36। इसी को सॉल्व करते हैं, 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल टू 3, और क्वेश्चन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। x की वैल्यू जब 3 है तो 30 माइनस एक्स की कितनी? 27, मीन्स 3:27, या हम कह सकते हैं 1:9, मीन्स हमारा डी वाला आंसर सही होगा। जब भी कोई कंडीशन आपको ऐसी मिलती है जिसमें आपको लगता है कि कहीं पर कोई दिक्कत है, कुछ मत करिए, कोई ट्रिक समझ में नहीं आ रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लॉजिकली चलिए। हमारी भी मैक्सिमम कोशिश यही रह रही है कि क्वेश्चंस को उस व्याप पर बताएं कि आपको बिना कुछ सोचे, बिना कुछ दिक्कत किए सीधा सीधा सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं था, लगाने के लिए इतना करके दिखाना पड़ा, अदरवाइज इतनी कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते थे आप इसकी, और ये आंसर आपका मैक्सिमम 30 सेकंड में आ जाता। 30 में ना सही 40 में ले आते, पर उससे ज्यादा समय नहीं लगता। देखते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कंडीशन। साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस कंडीशन में क्या होती है कि जनरल गलती एक होती है, यहां देखा 20% कम है, और इस क्वेश्चन में रिवर्स पूछ देता है तुरंत कि रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है। जब आप देखते हैं यहां 20% कम है, आप तुरंत आंसर लिख देते हैं 20% अधिक है, और वो ऑप्शन में भी होगा, देखो, और तुरंत आप मार्क कर देंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, साजिया रेहाना दो लोग दिए गए हमें, रेहाना की आय से 20% कम है, किसकी? साजिया की। मान लो रेहाना की आय है 100, तो इस व्याप पर साजिया की कितनी होनी चाहिए? 80 होनी चाहिए। रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है? आपको दिखाई दे रहा है कितनी अधिक है? इंक्रीमेंट का परसेंटेज निकालना है, कितनी इंक्रीज है? 20 अपॉन किसकी पूछी जा रही? साजिया की, तो डिवाइड बाई 80 इंटू 100, कितना हो जाएगा? 25%। तो ये वाली गलती कभी ना कर देना कि अगर 20% कम है तो सीधा सीधा आपने भी आंसर मार्क कर दिया कि 20% अधिक है। ये वाला काम नहीं करना। देखते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कंडीशन को, क्या दी गई। 4 मित्र दे दिए गए आपको ABCD, ठीक है भाई, 4 मित्रों में कोई दिक्कत तो है नहीं। उन्होंने क्या किया? एक व्यवसाय, बिजनेस किया, मित्र हैं, बैठे थे, खाली बैठे थे, मन नहीं लग रहा था, तो कहो चलो पैसा फंसा देते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा था। किस अनुपात में किया? 3, 7, 9 और 13। क्या कहा गया? इफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ C इज 8910। एक बात यहां पर ध्यान दो जो देने वाली है, इन्होंने जो व्यवसाय किया, कोई टाइम आपको नहीं दिया गया। हम लोग जानते हैं जब भी कोई व्यवसाय होता है तो प्रॉफिट का शेयर क्या होता है?
लगाई गई राशि और समय दोनों का खेल होता है। अब जब इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया तो एक बात तो तय है कि सभी का समय बराबर है, और जब सभी का समय बराबर है तो फिर सीधा सीधा इनका प्रॉफिट का शेयर भी यही हो जाएगा। सी के लाभ का हिस्सा 8910 है। यहां पर सी का कितना दिख रहा है? 9, और वास्तविकता में कितना दिख रहा है? 8910। इसमें तो कुछ हमने किया नहीं और हमें नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत किसी को होगी। अगर 9 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाग दे दो, 9 ने 81, 8 बचा, 9 ने 81 और 0। पूछा क्या गया? ए और सी के लाभ का कुल हिस्सा कितना है? सॉरी, ए और बी, ए का 3, बी का 7, टोटल 10। 10 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, 1 0 बढ़ा दो, यही हमारा आंसर बन जाएगा। मीन्स 9900 ए वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं थी। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एक डीआई आपको दे दी गई सिंपल टेबल बना के और कह दिया गया बताइए कौन सा गलत है। कोई दिक्कत इसमें? दिखने में लग रहा है बहुत अजीब है, बहुत टफ है। बेहतर कंडीशन है इसके लिए, सबसे अच्छी। कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल जनरल यहीं पर ध्यान दो। अपनी तरफ से अलग से बाद में देखेंगे, सबसे पहले यहीं पर ध्यान दो। टेबल पर सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस। सीपी एसपी गिवन है, प्रॉफिट लॉस गिवन ही है। केवल और केवल हमें जनरल चेक ही तो करना है। अब चेक करने के लिए ध्यान दो, ये सारी वैल्यूज तो 0 पे दे दी गई। ये एक वैल्यू है जो थोड़ी अजीबोगरीब दी गई, इसको छोड़ के और 3 कोई देख लो, या फिर वही कंडीशन है तो सबसे अजीबोगरीब वाली कोई चेक कर लो। पहले इन्हीं से देख लेते हैं। 16 दिख रहा है, 16 पंचे 80 और 20 पन 100, मीन्स ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही। ये वाली जो कंडीशन है ये बिल्कुल सही दिख रही है। नेक्स्ट कंडीशन पर आइए। यहां पर 1000 लॉस, 1000 बटे 8000 इंटू 100, तो हम कह सकते हैं कि 100 बटे 8 मीन्स 4 से काट दो, 25 बटे 2। ये भी बिल्कुल सही कंडीशन है। तीसरी कंडीशन यहां पर देख लो, 126, 1400 और 1500 100 का अंतर, और 26 126, और हम जानते हैं कि 14 नंबर 126, और जब 9% यहां पर सीधा सीधा दे दिया गया, दैट मींस ये वाली भी कंडीशन सही है। तो पूछा क्या गया? कौन सा गलत है? अब इसमें भी बताने के लिए कुछ रह गया? जब 3 सही है तो एक जो बचा है वही गलत है सीधा सीधा। कौन सा वाला? तीसरा, यानी डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा कि तीसरी जो कंडीशन है वही गलत है। कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं थी, बहुत सिंपल सी डीआई दी गई थी, बस देखना था और आंसर दे देने थे। देखते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कंडीशन को। कहा आपसे ये गया 25 और 45 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो ये तो हमें पता ही है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पता है सबको कि नहीं? तो हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें या तो स्वयं से भाग जा सकता है या फिर 1 से। ऐसी कंडीशन में 25 और 45 कौन कौन सी अभाज्य दिख रही हैं आपको? 29 दिख रही है। 29 में किसी और से जाएगा? नहीं जाएगा। 31 दिख रही है, किसी और से जा सकता है? नहीं। 33 34 35 36 तो है नहीं। फिर दिख रही है हमें 37। इसके बाद 41 और इसके बाद 43। यही हो गई 5। हमें पता चल गया कि टोटल 5 अभाज्य संख्याएं। पूछा क्या गया? इन अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? जोड़ दो सबको, क्योंकि हम जानते हैं औसत क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देख लो 30 30, 60 60 30,
90, 90 40, 130, 130 और 40 170, 7 3 10, 70 और 10 80, 80 और 1 81, मीन्स 181/5। देख लो कितने से जा रहा है, 3 बार जाता हुआ दिख रहा है। 5 दिया 15, 3 बचा, 5 छिक्का 30, 1 बचा, 36 सही 1/5, मीन्स ए वाला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। सीधी सीधी कंडीशन थी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। केवल और केवल हमें यह पता होना जरूरी था कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। इस लेक्चर में केवल इतना ही। अब आप खुद भी देख सकते हैं कि कितने टफ क्वेश्चन आते हैं और कितना टफ है एसएससी जीडी को सॉल्व करना या क्रैक करना। तो बेहतर कंडीशन है, आप भी समझ रहे हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। बेसिक बात यही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बेहतर है जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करके जाएंगे उतना ही आपके लिए वहां पर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं बैठ रहे हैं। जो भी जा रहा है हर व्यक्ति या तो बहुत पहले से तैयारी कर रहा है, और अगर बहुत पहले से नहीं भी कर रहा है तो उसने प्रैक्टिस भी अच्छी की हुई है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उस व्यक्ति से आपको ज्यादा परफॉर्मेंस देनी ही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।